आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, और क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, कोई भी कमी कोताही ना रह जाए। तो सर ने कल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया कर दिया था ग्रुप में। तो आज मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ जो पिछले हमारे दो वजीर आजम थे, ख्वाजा नाजमुद्दीन और मोहम्मद अली बोगरा। आज पढ़ना तो था हमने चौधरी मोहम्मद अली, लेकिन ये दोनों हम रिवाइज करके फिर आगे जाएंगे ताकि हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और कोई भी क्वेश्चन हमारा रहे ना पेपर के। तो इसलिए थोड़ी सी हम टाइम्स को देंगे, 10-15 मिनट रिवाइज कर लेते हैं जी। ख्वाजा नाजमुद्दीन लियाकत अली खान का जो लेक्चर था वो आपको मैंने लाइव करवाया था, तो इससे अगला आ गया ख्वाजा नाजमुद्दीन। तो लियाकत अली खान की शहादत के बाद एक गैप जो था वो पैदा हो गया। तो उस गैप को फिल करने के लिए ख्वाजा नाजमुद्दीन, जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे और ये मरी के अंदर थे, तो वहाँ से ये रावलपिंडी पहुँचे और जो मलक गुलाम मोहम्मद और गौर मानी थे वो एक सेटअप कायम करने की कोशिश कर रहे थे। आपस में गुफ्तो शनीद से ये तय हुआ कि मलक गुलाम मोहम्मद जो थे वो नए वजीर आज़म होंगे, पाकिस्तान के वजीर आज़म मलक गुलाम मोहम्मद बनेंगे। तो उसमें चेंजिंग ये की ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मलक गुलाम मोहम्मद की बजाय खुद को वजीर आज़म बना लिया और जो मलक गुलाम मोहम्मद थे उनको उन्होंने गवर्नर बना दिया। तो ये चेंजिंग याद रखें कि मलक गुलाम मोहम्मद जो थे उस वक्त वजीर ख़जाना थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उनकी ये स्टार्टिंग डेट है 17 अक्टूबर 1951 से लेके उनका जो डेट है टाइम पीरियड है 17 अप्रैल 1953 को। तो इसमें हम देखते हैं कि उनके अहम अहम मसाइल क्या थे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे ये भी पाकिस्तान की जो कैबिनेट थी, पाकिस्तान के जो सियासी मामला थे उनके अंदर एक अहम मुकाम रखते थे, कायदे आज़म के बहुत करीब तरीन साथी थे। इसके अलावा ये बंगाल के वजीर आला भी रहे। तो इनका एक बैकग्राउंड था, ये शरीफुल नफ्स इंसान थे बेसिकली। लेकिन इनमें एक कमी थी, कुव्वत फैसला की कमी। ये कुव्वत फैसला नहीं अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो इन्होंने भी अपने जो तकरीबन 3 साल दौर इक़्तिदार है उसके अंदर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी खारजा पॉलिसी की। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अहम अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊंगा, वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि ये एक सीक्वेंस बन जाए। हम चूंकि तरतीब से पढ़ रहे थे इसलिए मैंने सोचा ये दोबारा करवाने चाहिए। लियाकत अली के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, फिर मोहम्मद अली बोगरा और फिर चौधरी मोहम्मद अली, एक सीक्वेंस के साथ हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ख्वाजा पॉलिसी, अब सबसे पहले ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में हमारा झुकाव जो था वो बरतानिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। पहले लियाकत अली खान, उन्होंने एक दरमियाना रास्ता चूज किया हुआ था। जितने भी गैर मुल्की दौरे किए उन्होंने एक बैलेंस बरकरार रखा हुआ था। लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन का जो झुकाव था वो बरतानिया की तरफ ज़्यादा हो गया। अब बरतानिया की तरफ कैसे हुआ? ईरान के मसले पे इन्होंने खुलकर ईरान की हमायत नहीं की। ईरान ने जब बरतानवी फर्म जो के वहाँ से पेट्रोल और तेल निकालती थी उस फर्म को कौमियार या नेशनलाइज कर दिया गया, तो जिससे बरतानिया और ईरान की आपस में टसलबाजी शुरू हो गई। तो खुलकर बरतानिया की हमायत, ईरान की हमायत ना की इस मामले पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने। और इसके साथ साथ मिस्र, यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है, ईरान प्लस मिस्र। मिस्र आपको याद होगा नहर सुवेज, ये जो
दो अहम जो मुस्लिम ममालिक थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने ख्वाजा पलीसी का जो झुकाव था वो बरतानिया की तरफ मोड़ दिया, और मिस्र में बरतानवी फौजों ने जो स्वेज का इलाका है वहां पे कब्जा कर लिया। तो खुलकर मिस्र का साथ ना दिया, मिस्र के कहने के बावजूद कि पाकिस्तान मिस्र की हमायत करे, लेकिन पाकिस्तान की जो ख्वाजा पॉलिसी थी उस वक्त वो ये थी कि ये दोनों ममालिक आपस में मिल बैठ के गुफ्तो शनीद के जरिए आपस में मामला तय करें, यानी कि खुलकर मिस्र की हमायत नहीं की, जिससे हमारे मिस्र के साथ तल्लुकात खराब हो गए और मिस्र का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा हो गया। इंडिया ने इस मौके से फायदा उठाया और जो अपना झुकाव था वो मिस्र की तरफ ज्यादा कर लिया और मिस्र ने भी इंडिया की तरफ। इसके बाद आ गई जी गंदम की किल्लत, दूसरा मेन पॉइंट। गंदम की किल्लत, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1953 के अंदर 1953 में गंदम का बुरहान आ गया जी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने एक जलसे आम में ये कहा कि हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन कुछ माह गुजरने के बाद, तकरीबन 3-4 माह गुजरने के बाद ही गंदम का शदीद बुरहान पैदा हो गया, जिससे क्या हुआ कि गंदम बहुत ज़्यादा स्मगल हो गई इंडिया के अंदर और पाकिस्तान में गंदम का शदीद बुरहान पैदा हुआ, जिससे अवाम के अंदर गुस्सा ज़ाहिर पाया जाना ज़रूरी था। तो इसलिए ख्वाजा नाज़मुद्दीन की ये नरम पॉलिसी की वजह से गंदम का शदीद बुरहान हुआ, जिसका हल ये निकाला गया कि अमेरिका से गंदम दरामद करने के लिए मुआहदे किए गए। तो लाहौर में आटा डे या आटा जुलूस भी निकाला गया 1953 में, मार्च 1953 लाहौर के अंदर आटा डे, आटा जुलूस निकाले गए। दी ये चीज याद रखें कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन में गंदम का बहुत ज्यादा बुरहान पैदा हो गया था। उसके बाद है दस्तूर साजी का मसला। सबसे अहम मसला जो था वो दस्तूर साजी का था। पाकिस्तान ने अभी तक अपना दस्तूर कोई भी आइन नहीं बनाया था। याद रखें कि इंडिया ने 1950 में इंडिया ने अपना आइन मुकम्मल कर लिया था। पहला उनका जो आइन था 1950 में आया था। तो जबकि हमारा 1953 तक 1953 तक अभी तक आइन ही नहीं बन सका था। अभी तक हम करारदादे मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत ही चल रहे थे। तो दस्तूर साजी का जो मेन मसला था, जिसकी वजह से लोगों में बड़ा इस्तिराब पाया जाता था, तो जो जमात इस्लामी थी इसने, क्योंकि लिबरल, जैसे मैंने क्या आपको पिछले इलेक्शन में बताया था कि दो कुव्वतें थी, एक लिबरल आज़ाद ख्याल और दूसरी थी इस्लामी। इन दोनों के दरमियान एक रस्साकशी का था कि रस्साकशी थी, खींचातानी थी आपस में, कि वो चाहते थे कि आज़ाद ख्याल आइन हो, उसमें शिकें जो हों दिफात हों, जबकि जो इस्लामी तंजीमें थी वो कहती थी कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई बात भी ना हो। तो जमात इस्लामी ने कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया और अपने 8 नुकात पेश किए। दस्तूर साजी के लिए याद रखें, इससे पहले उलमा ने 22 नकात पेश किए थे 1951 में, 1951। याद रखें उलमा के 22 नकात बड़े अहम हैं, 1951 में पेश किए थे। तो अब
उन 22 नुकात को लेकर जमात इस्लामी ने सिर्फ 8 नुकात पेश किए थे कि दस्तूर साजी के अंदर ये 8 नुकात लाजमी शामिल होने चाहिए। पाकिस्तान का जो नाम है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए। सबसे पहले किसने कहा था? जमात इस्लामी के जो 8 नुकात थे उनके अंदर ये एक अहम नुकता था कि पाकिस्तान का जो नाम है वो होना चाहिए जमहूरिया पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बजाय इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। ये दस्तूर साजी का बहुत ज़्यादा मसला था, लोगों में बहुत ज़्यादा इस्तराब था, जिससे एक दूसरे की खींचातानी से मतलब जो गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने जो कैबिनेट किचन कैबिनेट कह लें, वो एक तरह की खिचड़ी पक रही थी कैबिनेट के अंदर कि अभी तक जो है मामला दस्तूर साजी के क्लियर नहीं किए जा सके। इसके अलावा तहरीके खत्म नबूवत, तहरीके खत्म नबूवत, चौथा जो इनका मेन पॉइंट है ख्वाजा नाज़मुद्दीन का वो था तहरीके खत्म नबूवत। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा जलसे जुलूस निकले। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड ये था कि सर जफरुल्लाह खान जो थे ये वजीर खारजा थे पाकिस्तान के और ये कायदियानी थे। सर जफरुल्लाह खान जो पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा थे ये कादियानी थे। अहमदी ग्रुप के साथ इनका तल्लुक था। कादियानी को अहमदी ग्रुप भी कहा जाता है, आप सबको मालूम है। लाहौरी ग्रुप भी कहा जाता है इनको, इनके कई नाम हैं। उन्होंने कराची में एक जलसे में शिरकत की और ये जो जलसा था ये था कादियानियों का और उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसमें शिरकत की। अब ज़ाहिर है एक वजीर खारजा जो था वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस जलसे में शिरकत कर रहा है और जो हुकूमती मशीनरी है उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बातें जो मजहबी तंजीमें थी उनको नागवार गुजरी और उन्होंने जलसे जुलूस निकालने शुरू कर दिए और ये इसरार करना शुरू कर दिया कि जो सर जफरुल्लाह खान है इनको वजारत से हटा दिया जाए और इनको अकलियत गैर मुस्लिम करार दिया जाए, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो मुमताज़ खान दौलताना थे पंजाब के अंदर मिनिस्टर थे, ये वज़ीर आला थे, इन्होंने इस ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ उनकी बनती नहीं थी, तो इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए इस तहरीक को और ज़्यादा भड़काया और लाहौर में बहुत ज़्यादा जलसे जुलूस निकले, जिससे क्या हुआ कि मार्शल्ला लगाना पड़ा 1953 के अंदर। अब पंजाब के अंदर मार्शल्ला लगा दिया और जनरल आजम खान को मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर और जनरल आजम खान को मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया और तकरीबन हजारों के मजमे पे गोली चलाई गई और नहिते जो मुसलमान कह लें, वो प्रोटेस्टर कह लें, जो जुलूस निकाल रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये तहरीक, जिससे क्या हुआ कि अवाम के अंदर और ज़्यादा गम गुस्सा पाया गया ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत के खिलाफ। ये अहम पॉइंट से 4, उससे आगे 5वां पढ़ते हैं जी। मलक गुलाम मोहम्मद की आमराना सियासत नीचे नजर आ रहा है। अब जो मलक गुलाम मोहम्मद हैं गवर्नर जनरल बसीयत, इनकी और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की आपस में बनती नहीं थी, मामला एक दूसरे से खींचे खींचे रहते थे।
तो इसीलिए मलक गुलाम मोहम्मद जो थे उनका कैबिनेट के अंदर बहुत ज़्यादा असर रसूख हो गया। वो मामला को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। मलक गुलाम मोहम्मद चूँकि एक लिबरल इंसान थे, आज़ाद ख्याल मनुष्य की तबीयत के मालिक थे, तो इसलिए ख्वाजा नाज़मुद्दीन की इनके साथ ना बनी और बिल आखिर 17 अप्रैल 1953 को उन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की वजारत को बरतरफ कर दिया। 17 अप्रैल 1953 को वजारत बरतरफ कर दी। ये जी मेन पॉइंट से, अहम पॉइंट से जो कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन के हवाले से। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गंदम की किल्लत की वजह से कायदे किल्लत भी कहते हैं, कायदे किल्लत। ये मैंने पहले भी बताया था कि लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत, जैसे कायदे आज़म, कायदे मिल्लत, और इनको गंदम की किल्लत की वजह से, गंदम के बुरहान की वजह से कायदे किल्लत का लक़ब दिया था अवाम ने। ये मेन पॉइंट से जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की वज़ारत उज़्मा के दौरान, उम्मीद है आपको समझ लगी है। अब हम इससे आगे चलते हैं मोहम्मद अली बोगरा की तरफ। लीजिए अब हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद अली बोगरा। पाकिस्तान के जो तीसरे वजीर आज़म थे ये थे मोहम्मद अली बोगरा। याद रखें 2022 में लेक्चर पाक स्टडी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान के 7वें वजीर आज़म कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने एक सीक्वेंस तरतीब को याद रखना है, ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अभी हमें पता चलेगा कि चौथा कौन था, पांचवा कौन था, छठा कौन था और सातवां कौन था। इस तरीके से इंशाल्लाह एक तरतीब से पढ़ेंगे तो समझ आती जाएगी। इसलिए आज मैंने दोबारा, हालांकि ये कल वाला टॉपिक था, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेके 11 अगस्त 1955 तक। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। मोहम्मद अली बोगरा जो थे, ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, मुझे याद आ गया मोहम्मद अली बोगरा के बारे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ही वाज एन एम्बेसडर इन अमेरिका, कि ये यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर एम्बेसडर थे। याद रखें ये अमेरिका में सफ़ीर थे पाकिस्तान के, और वहाँ से उनको उठा के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। मोहम्मद अली जो बोगरा थे ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, ना ही दस्तूरिया के ये रुकन थे, दस्तूरिया के रुकन भी नहीं थे। और ना ही कभी इन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। ये अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में और अरेज हुआ है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो पाकिस्तान का एक और वजीर आज़म भी ऐसा था कि जो कभी भी कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं रहा, वो भी इसी तरह बाहर से आया और आके पाकिस्तान का वजीर आज़म बन गया। उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? मोहम्मद अली बोगरा के अलावा
शौकत तरीन। शौकत अजीज, शौकत जी, बिल्कुल सही हो गया जी। ये भी वर्ल्ड बैंक के सदर थे, कंट्री हेड थे, इनको भी उठा के अमेरिका से ला के पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया शौकत अजीज को। तो सेम स्टोरी यही है कि पाकिस्तान में जो बंदा इलेक्ट नहीं होता, ना ही कभी दस्तूरिया का वो मेंबर होता है, उसको उठा के डायरेक्ट वजीर आजम लगा दिया जाता है। तो ये कहानी जो है जनाब 1953 की, कि जो मलिक गुलाम मोहम्मद थे, इन्होंने डायरेक्ट इनको बुलाकर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान बना दिया। अब इनकी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इनके वाकयात दी। सबसे पहला तो मसला था वो था खुराक का। इनके दौरे इक़्तिदार में खुराक का मसला, वही जो अब एक सीक्वेंस बन गई, अब आपको समझ लग गई है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के जो वज़ारत उज़्मा में मसला था खुराक का, गंदम था, वही मसला सेम एज इट इज़ चला आ रहा था। तो इन्होंने आते ही इस मसले को हल किया और खुराक का मसला जो था, गंदम कहाँ से मंगवाई, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब ख्वाजा नाज़मुद्दीन की किस्मत के मुआहदे तो उनके दौरे हुकूमत के अंदर हुए थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन के, लेकिन जो खुराक, जो गंदम पहुंची, अनाज पहुंचा, वो कब पहुंचा, मोहम्मद अली बोगरा में, और 7.5 लाख टन 7.5 लाख टन जो गंदम थी, अनाज था, ये बाहर से आया पाकिस्तान में। और ये मुआहदे अमेरिका के साथ चूंकि पहले चल रहे थे और इनका ज़्यादा अमल दखल था, ये सफ़ीर भी रह चुके थे अमेरिका में, इनका एक असर रसूख था, इसलिए इन्होंने कनाडा के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुआहदे करके खुराक का मसला हल किया और जल्द ही जो कि गंदम थी वो पाकिस्तान में पहुंच गई। उसके बाद है जी माशी बदहाली। मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत का जो दूसरा अहम मसला था वो थी माशी बदहाली। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में भी स्मगलिंग, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा थी, और इसमें शामिल कुछ वज़रा थे सिंध हुकूमत में, कुछ वज़रा थे अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट में, जो कि ये सब कुछ करवा रहे थे, गंदम को बाहर स्मगलिंग कर रहे थे। तो पाकिस्तान में जो कह लें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, बल्कि उनको कहा जाता था कि चेक एंड बैलेंस ना करो, जिससे क्या हुआ, माशी बदहाली होगी, गंदम मिलती नहीं थी, अनाज महंगा हो गया, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो लोगों ने, अवाम के अंदर गम और गुस्सा पाया जाने लगा, माशी बदहाली होगी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाज़ारी, ये सारी चीज़ें जो थीं ये मोहम्मद अली बोगरा को मिली, या उनके दौरे इक़्तिदार में ये चीज़ें शामिल न रहीं। इसके बाद आ जाते हैं जी मसला कश्मीर में पेशरफत। अब मसला कश्मीर में सिर्फ एक दफ़ा ही पेशरफ सही तरीके से हुई है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी मसला कश्मीर काफ़ी हद तक करीब चला गया था हल होने के, लेकिन फिर वो मामला ख़राब हुए। तो उससे पहले मोहम्मद अली बोगरा के वज़ारत उज़्मा के दौरान एक लम्हा ऐसा आया कि जब जो पंडित नेहरू थे, इन्होंने ऐलान किया कि जो कश्मीरी हैं उनको हक़ खुद इरादियत देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ये ऐलान ऐसा था कि जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, और कश्मीर के अंदर भी, कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अब उन्होंने मान लिया है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। तो इसको लेकर मोहम्मद अली बोगरा ने फ़ौरन दिल्ली में का विज़िट किया और पंडित नेहरू से मिलकर इन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद इन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया एक नाज़म मुकर्रर करने का। नाज़म का तकर्रर। अब ये नाज़म किस चीज़ का, इस्तिस्वाब राय, कि जो राय शुमारी करा सके, वोटिंग करा सके
कश्मीर के अंदर के आया कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या कि इंडिया के साथ। तो अब जो मेन मसला था वो नाज़िम का मुकर्रर किया जाना था। पंडित नेहरू जो थे, याद रखें उस वक्त कौन थे वज़ीर आज़म इंडिया के? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने प्लस बोगरा साहब ने, मोहम्मद अली बोगरा ने, दोनों ने मिलकर नाज़िम का तकर्रर करने की एक डेट दे दी थी, मार्च 1955 तक। मार्च 1955 तक दी, ये हम डेट देते हैं कि यहाँ तक नाज़िम का तकर्रर हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान में वो वापस आ गए तो पीछे से उन्होंने जो शेख अब्दुल्ला थी उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया पंडित नेहरू ने कश्मीर के अंदर, और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। तो इस तरह दोबारा वो वादे से मुजाहिदीन ने फिर जो था वो तहरीक शुरू हो गई। तो मोहम्मद अली बोगरा ने उनको, जो मुजाहिदीन थे उनको पकड़ लिया, जितने भी उनके अरकान थे मेंबर बड़े बड़े पाकिस्तान में। तो ये फिर मामले को सेटल डाउन करने के लिए, जिससे क्या हुआ कि पंडित नेहरू फिर गया, अपने वादे से मुकर गया। अब उसने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है नाज़िम मुकर्रर करने की। तो इस तरह ये मामला फिर ख़राब हो गया और ये खटाई में चला गया। ये एक अहम वाक़या था कि होते होते रह गया इनका। उसके बाद है ख्वाजा पॉलिसी में तब्दीली। मोहम्मद अली बोगरा चूंकि खुद एम्बेसडर रह चुके थे, सफ़ीर थे, इसलिए इन मामला को बड़े अच्छे तरीके से वो जानते थे। और उन्होंने अपनी ख्वाजा पॉलिसी का जो झुकाव था वो अमेरिका की तरफ कर लिया और यूरोप की तरफ। अब ख्वाजा पॉलिसी हमारी जो थी वो अमेरिका और यूरोप नवाज हो गई। तो इस तरह जो एक खास, सबसे पहले जो मुआहदा हुआ था बगदाद पैक्ट, आपको याद होगा मुआहदा बगदाद, पाकिस्तान ने सबसे पहले उसमें शमूलियत की अमेरिका के कहने पे 1954 में, जिसको सीटो कहते हैं। नाइनटीन 54 पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बरतानिया, इन्होंने एक मुआहदा जो था बगदाद उसका इजरा किया और पाकिस्तान उसका मेंबर बना। सीटो सेंट्रल ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान 1954 में बना, और बाद में इराक इससे निकल गया और एक नया मुआहदा पाकिस्तान ने किया, सेंटो। सीटो और सेंटो याद रखें, ये दोनों जो थे ये मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत के अंदर हुए 1955, 1954 और 1955। इराक के निकल जाने के बाद इराक में फौजी इनकलाब आ गया और उसके बाद एक नई तंजीम सेंटो बन गई। 1955 में पाकिस्तान उसका भी मेंबर बन गया और ये ख्वाजा पॉलिसी में अहम जो थे। और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फौजी इमदाद मिल गई। सीटो और सेंटो ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान को बेतहाशा फौजी इमदाद मिली। याद रखें कि इनका ये फ़ायदा हुआ था फौजी इमदाद में। बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल हुई। और इसके अलावा अब ये जो था सीटो और सेंटो में जाने का मकसद था कम्युनिज्म को रोकना, एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर कम्युनिज्म को फैलने से रोकना। ये अमेरिका की तरजीहात में शामिल था उस वक़्त, इसलिए पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। जिससे क्या हुआ, जो थे दूसरे ममालिक रशिया वगैरह, चाइना वगैरह, ये पाकिस्तान से दूर होते गए और कम्युनिज्म की तरफ हमारा झुकाव नहीं था। उसके बाद आ गई दस्तूर साजी में पेशरफ्त। अब ये जगह तकरीबन फिल हो चुकी है, तो मैं अरेज करके तो आगे लिखता हूँ इसको।
उसके बाद है जी दस्तूर साजी में पेश रफत। मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत यानी कि उनके वज़ारत उज़्मा में जो एक अहम काम हुआ वो दस्तूर साजी में पेश रफत हुई और इसको बोगरा फार्मूला, बोगरा फार्मूला एक लफ्ज़ बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि बोगरा फार्मूला क्या था, ये कब हुआ, तो याद रखें ये 1955 में मोहम्मद अली बोगरा की वज़ारत उज़्मा के दौरान ये फार्मूला पेश किया गया। अक्टूबर 1953 जी। अक्टूबर 1953 में, अब इसकी अगर डेट आ जाए कि बोगरा फार्मूला कब अनाउंस किया गया तो याद रखें अक्टूबर 1953 ये डेट आपने याद रखनी है। मोहम्मद अली बोगरा ने दस्तूर साजी के लिए एक सेकंड थे, जी। दस्तूर साजी में जो मोहम्मद अली बोगरा ने फार्मूला पेश किया उसकी सबसे अहम शिकें थी कि मुल्क का जो नाम था वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, यानी कि रखा जाएगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इन्होंने एक दस्तूर अपनी तरफ से पेश किया कि सबसे पहले पाकिस्तान का नाम, उसके बाद करारदादे मकासद, इस दस्तूर में शामिल थी जो कि लियाकत अली खान के दौर पे पेश की गई करारदादे मकासद वो भी इसमें पेश थी। इसके अलावा कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तीसरा क्या था जी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अब इस्लामी टच भी दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था उलमा के 22 निकात, ये मसला इसीलिए लेट हुआ आइन बनाने में कि जो लिबरल थे और जो मजहबी तंजीमें थी इनके खींचातानी की वजह से, कि वो चाहते थे कि यहाँ कुछ आज़ाद दिफा डाली जाए, यानी कि ऐसी दिफा जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर हों, जबकि उलमा जो थे जैसे कि जमात इस्लामी मैंने पीछे बताया ख्वाजा नाज़मुद्दीन में उन्होंने 8 निकात पेश किए। तो इसीलिए जो मोहम्मद अली बोगरा ने दस्तूर पेश किया उसमें यह था कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज़ ना हो, कोई भी उसके मुनाफी बात ना हो, जितने भी जो कानून बनेंगे कुरान और सुन्नत से मुतसादम कानून नहीं बनेंगे जी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो थे ये बनेंगे जितने भी पाकिस्तान में लाज हैं वो। उसके अलावा 2 ईवान थे, सबसे अहम बात 2 ईवान। मोहम्मद अली बोगरा ने जो दस्तूर पेश किया उसमें 2 ईवान थे, एक ईवान बाला और एक ईवान ज़ेरी, जिसे आज भी हम ईवान ज़ेरी नेशनल असम्बली को कहते हैं, कौमी असम्बली को हम ईवान ज़ेरी कहते हैं और ईवान बालो को सेनेट कहते हैं। ये मोहम्मद अली ने बोगरा ने पेश किया था। अब ईवान बाला में कितनी सीटें थी? कुल 50, याद रखें जी, 50 उसके मेंबर थे, अरकान थे, उनकी तादाद 50 थी ईवान बाला के अंदर, और ईवान ज़ेरी की तादाद थी 300। मोहम्मद अली बोगरा ने जो दस्तूर पेश किया उसमें ईवान बाला की तादाद 50 थी और ईवान ज़ेरी की तादाद 300 थी। और 10 मशरकी पाकिस्तान में, 10 मशरकी पाकिस्तान के मेंबर
जो बाकी 40 थे वो मगरबी पाकिस्तान से। अब मगरबी पाकिस्तान में याद रखें, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद, सूबा पंजाब और खैरपुर रियासतें थी, खैरपुर, कल्लात, बहावलपुर, इस तरह की जितनी भी रियासतें थी ये भी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में शामिल थी। 40 सीटें उनको दी गई और 10 सीटें जो थी मशरकी पाकिस्तान को दी गई। और ईवान ज़ेरी 300 सीटें, ये टोटल ये थी 160 मशरकी पाकिस्तान की, 165 मशरकी पाकिस्तान यानी कि बंगाल, और 135 मगरबी पाकिस्तान। ये सीटों का तनासब याद रखें, ये पेपर में पूछ भी सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें थी। मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले के मुताबिक सेनेट की ईवान बाला की 50 थी, जिसमें से 10 मशरकी पाकिस्तान और 40 मगरबी पाकिस्तान की थी। ईवान ज़ेरी में 300 अरकान थे, जिसमें 165 मशरकी पाकिस्तान के थे और 135 मगरबी पाकिस्तान में। और याद रखें एक चीज़ के जो मगरबी पाकिस्तान था इसकी आबादी थोड़ी थी मशरकी पाकिस्तान की निस्बत। मशरकी पाकिस्तान की आबादी उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान और जितनी भी स्टेट्स थी इन सब से ज़्यादा थी, इसलिए उनकी सीटें, उनके अरकान ज़्यादा थे, 165। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि कोई भी जो कानून है जो बनता है वो कि आया कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी तो नहीं, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी जी। क्लियर हो गया जी। कुरान और सुन्नत के अगर कोई मुनाफी हुआ तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। जी यहां तक क्लियर हो गया जी। जी अब हम आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं। जगह खत्म हो गई। जी नेक्स्ट आ गया मशरकी पाकिस्तान में इंतखाबात। मार्च 1954, मार्च 1954 में मशरकी जो पाकिस्तान है इसके अंदर इंतखाबात हुए। इसके अंदर इंतखाबात हुए और यहाँ जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी वो बहुत कमज़ोर थी और इसका मुकाबला करने के लिए अवामी लीग और कर्शक सलामिक पार्टी थी। 309 टोटल सीटें थी, 309। याद रखें कि मशरकी पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा की वजारत उज़्मा के दौरान इंतखाबात हुए मार्च 1954 में, जिसमें
अवामी लीग के याद रखें उनके सरबराह का नाम था, यानी कि जिसने ये पार्टी बनाई, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। और प्लस मैंने लिखा हुआ है कर्शक श्रमिक पार्टी, ये बंगाल की ये भी पार्टी थी, जिसके जो फाउंडर थे मौलवी फजल हक, मौलाना फजल हक, मौलवी फजल हक जो थे, इन दोनों ने मिलकर मुत्तहिदा महाज बनाया। मुत्तहिदा महाज, इन दोनों पार्टियों ने मुत्तहिदा महाज, जिसको जुगतो फ्रंट भी कहते हैं, जुगतो फ्रंट, इन दोनों पार्टियों ने मिलके मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, मुस्लिम लीग के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाया। और हेलो जी सॉरी टू इंटरप्ट सर जी, ये लफ्ज नहीं नजर आ रहा, ये जुगतू है या जतू फ्रंट है? ये जी जुगतो है जी, जीम गाफ के ऊपर पेश है, ते वाओ, ये असल बेसिकली बंगाली का लफ्ज है, इसलिए अब नजर नहीं आ रहा है, क्या मैं समझा नहीं आपकी, बाकी को भी नजर सर नजर नहीं आ रहा था। जतू फ्रंट पढ़ा था मैंने, कहीं सुना था किसी लेक्चर में। जी ये जी जुगतू है या जतू है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं हो रहा था, ये तो ऐसे ही है, ये जुगतो, जुगतो, जुग जीम गाफ ते वाओ, तो जुगतो, जुगतो फ्रंट है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्लियर नजर नहीं आ रहा। अच्छा क्लियर नजर नहीं आ रहा, जस्ट एक मिनट मैं देखता हूँ अब जी, अब नजर आया? सर अभी भी धुंधला ही है। नहीं सर अभी नहीं आया। अभी सर डबल नजर आ रहा, डबलिंग वर्ड सही तरह नजर नहीं आ रहा। ये चले, मुझे यहां से तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। सर अब तो पहले से भी गया। ये मेरा ख्याल ठीक हो जाएगा, यहाँ से ये हो रहा है अपना रिकॉर्डेड, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर देंगे, कोई मसला नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, नेट का इशू होगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जुगतो फ्रंट, ये एक इन्होंने अलाइंस करके आपस में दोनों पार्टियों ने, अवामी लीग और कर्शक श्रमिक पार्टी, इन्होंने ये इलेक्शन जीता और ये जीत भी गए जी। यहाँ लिख लें कौन जीत गया, मुत्तहिदा महाज, ताकि आपको समझ आती जाए। और इसमें से सिर्फ 9 जो सीटें थी वो मुस्लिम लीग को मिली, 9 सीटें, 309 में से सिर्फ 9 सीटें मुस्लिम लीग को मिली जी। इस तरह मशरकी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत जो थी वो ख़त्म हो गई और मुत्तहिदा महाज की हुकूमत बन गई। मुस्लिम लीग को वाज़ेह शिकस्त हो गई। ये मोहम्मद अली बोगरा के वज़ारत उज़्मा के दौरान हुआ थी। इसके बाद क्या हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में फसादात, इलेक्शन जीतने के बाद जो कैमोनिस्ट लोग थे, कैमोनिस्ट पार्टी थी, उसके 20 अरकान, याद रखें कैमोनिस्ट पार्टी के 20 अरकान ने इंतखाब जीत लिया। यानी कि 20 मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी के भी बन गए और उन्होंने मुत्तहिदा महाज पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और मुस्लिम लीग के अगेंस्ट मिलकर काम के खिलाफ करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो मशरकी पाकिस्तान में फसादात खूब पड़े और जिससे बंगाल के अंदर जितने भी ढाका में जो ज्यूट मिल्स थी,
जूट मिल्स, इनके अंदर जो जितने भी वर्कर्स थे उनमें शदीद लड़ाई हुई। और जो खुलना खुलना गार्बन ये लफ्ज़ है, ये एक शहर का नाम है बंगाल के अंदर। जूट मिल्स और पेपर्स मिल्स, कागज के कारखाने यानी कि पेपर्स मिल्स, इनको आग लगा दी गई। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग कत्ल कर दिए गए। और जिससे जो कागज़ साजी का जो सबसे मेन जो बाहर से ट्रेनिंग करके आया था वो बंदा भी मार दिया गया, जो कि मगरबी पाकिस्तान से तल्लक रखता था, बिलोंग करता था। और ये जो थी बहुत ज़्यादा तादाद में ये फसादात जिस पे काबू पाने के लिए मोहम्मद अली बोगरा को बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ौज डिप्लॉय करनी पड़ी। तो इसके बाद चलते हैं जी, गवर्नर जनरल के इख्तियारात में कमी। ये अगर सही नज़र नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको अभी सेंड कर देंगे इंशाल्लाह शाम को जी। अब बात कहाँ से ख़राब हुई, मसला कहाँ बना कि मोहम्मद अली बोगरा की वजारत को ख़त्म करने से पहले जो असल जो बेस थी वो थी गवर्नर जनरल के इख्तियारात। गवर्नर जनरल याद रखें, मलिक गुलाम मोहम्मद, ही वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, कि उस वक्त मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे ये गवर्नर जनरल थे। और ये बड़े लिबरल से आज़ाद मंश तबीयत के मालिक थे। और इनकी जो सोच थी ये भी आमराना थी। ये अपने अलावा किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते थे, यानी कि मेरी बात मानी जाए, दूसरे की बात वो कम ही जो कबूल करते थे। तो इनको हटाने के लिए अब इन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बरतरफ कर दिया था। तो ये बात जो थी ये बहुत सारे सियासतदानों के ज़हन के अंदर थी कि जो असल जो है पीछे, ये तो कठपुतली हैं, जो पीछे जो असल है बंदा वो था गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। उनके इख्तियारात में किसी तरह कमी कर दी जाए। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन और गौर मानी ने मिलकर एक चाल चली कि उन्होंने एक असम्बली में पेश कर दी करारदाद कि गवर्नर जनरल के इख्तियारात में कमी के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने पेरोडा जो है पेरोडा एक्ट में एक सेकंड, सबसे पहले जो मुस्लिम लीगों ने ये किया कि असम्बली के अंदर पेरोडा एक्ट में एक करारदाद पेश की जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया और पेरोडा एक्ट को ख़त्म कर दिया। जिससे क्या होता था कि जो भी सियासतदान काबू में नहीं आता था तो जो गवर्नर जनरल थे वो उस पर पेरोडा एक्ट लगा के उसको पाबंदी सलासिल कर देते थे, या उनका जो सियासत में थे उनको हमेशा के लिए बैन कर देते थे। तो पेरोडा एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो एक और रीज़न है कि वो जो 1935 का एक्ट था जिसकी शिक 10A 1935 एक्ट 1935 की शिक 10A 1935 एक्ट के शिक जो 10A के तहत, अब इसके तहत क्या था कि गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा इख्तियार था, वो किसी भी वज़ीर आज़म को माज़ूल कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। इसमें क्या हुआ जी, तरमीम करवा दी गई।
तरमीम करवा ली गई। याद रखें कब करवाई गई, जब गवर्नर जनरल जो मलिक गुलाम मोहम्मद थे ये बाहर के मुल्क गए हुए थे, बाहर पाकिस्तान में नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में 1935 के एक्ट 10A में की शिक जो थी उसको उसमें तरमीम करा ली गई, जिसमें अब जो है वजीर आज़म को माजूल नहीं कर सकता था। ये शिक तरमीम करने के बाद जो गवर्नर जनरल था ये वजीर आज़म को माजूल या बर्खास्त नहीं कर सकता था। ये चीज़ याद रखें, जिससे क्या हुआ कि ये इसकी डेट भी मैं आपको 20 सितंबर 1924 सॉरी 20 सितंबर 1954 1954 में परोडा एक्ट को ख़त्म करवाया गया। उसके बाद उसके ठीक 3 दिन बाद जो था 1935 का एक्ट, इसमें तरमीम करवा ली गई। अब जो था गवर्नर जनरल वो वज़ीर आज़म को माजूल नहीं कर सकता था। जब कहते हैं कि मलिक गुलाम मोहम्मद बाहर के दौरे से वापस आए तो जिस वज़ीर ने उनको बताया कि जनाब ये हो गया है, तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने उसको एक बहुत गाली निकाली बुरी सी और कहा कि तुम सोए रहे थे, तुम्हें नहीं पता चला, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि ये इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। इसके बाद आते ही 24 अक्टूबर 1954 को 24 अक्टूबर 1924 को पहली दस्तूर साज असेंबली तोड़ दी गई। 24 अक्टूबर अब जी ये जो क्वेश्चन है ये सबसे अहम इस जो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर के अंदर पीपीएससी का, चाहे वो एसएस हो, चाहे लेक्चर हिस्ट्री हो, लेक्चर पार्क स्टडी हो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। आप चेक करके देख लें कि वो लिखा होगा हु डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ये दो क्वेश्चन बन के आते हैं, या वो पूछता है कि किसने डिसॉल्व की पाकिस्तान की असेंबली को, किसने तोड़ा, तो मलिक गुलाम मोहम्मद का नाम आपने लिख देना है। अगर वो पूछे कि व्हेन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व, के पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब तोड़ी गई, तो आपने 24 अक्टूबर 1954 की डेट याद रखनी है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं। यहां तक क्लियर हो गया जी? अब जी नंबर 10 पे आ जाए, मौलवी तमीजुद्दीन केस। अब जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहली दस्तूर साज असेंबली को तोड़ दिया तो मौलवी तमीजुद्दीन जो कि उस वक्त दस्तूरिया के सदर थे, याद रखें दस्तूरिया के सदर या आप कह लें ये स्पीकर थे दस्तूर साज असेंबली के। स्पीकर उस वक्त दस्तूरिया का सदर भी होता था। इन्होंने सिंध चीफ कोर्ट में उस वक्त ये भी याद रखें कि उस वक्त हाई कोर्ट नहीं था नेम, जैसे कि अब पंजाब में हाई कोर्ट है, सिंध में हाई कोर्ट है, तो उस वक्त चीफ कोर्ट होता था। सिंध चीफ कोर्ट में इन्होंने रेट पिटीशन दायर कर दी कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने ये जो असेंबली तोड़ी है ये बिल्कुल नाजायज तोड़ी है, ये गैर आईनी है। ठीक है जी, गैर आईनी। उन्होंने ये गैर आईनी काम किया है तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल के इस हुक्म को जो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की इसको मानने से इनकार कर दिया और अपील कर दी सिंध चीफ कोर्ट में। तो जब ये फैसला हुआ कुछ समातों के बाद तो सिंध चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दे दिया। ये चीज़ याद रखने वाली है कि फैसला पहले किसके हक में हुआ था, मौलवी तमीजुद्दीन के अंदर। मौलवी तमीजुद्दीन केस में जो फैसला हुआ था वो मौलवी तमीजुद्दीन के हक में हुआ था कि जो गैर आईनी काम किया है गवर्नर जनरल ने। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मलिक गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने फेडरल कोर्ट में फिर अपील दायर कर दी।
ठीक हो गया जी। फेडरल कोर्ट नीचे तक नजर आ रहा है। अब फेडरल कोर्ट में मतलब गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, इन्होंने अपील दायर कर दी और उसका नतीजा मतलब गुलाम मोहम्मद के हक में आया, यानी कि गवर्नर जनरल के हक में आया और कहा गया कि गवर्नर जनरल ने ये काम बिल्कुल ठीक किया है और ये आइन के अंदर रहते हुए ये काम किया है। और इस तरह पहली जो दस्तूर साज असम्बली थी इसको डिसॉल्व कर दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने गवर्नर जनरल ने मोहम्मद अली बोगरा को दूसरी वजारत कायम करने के लिए, दूसरी दस्तूर साज असम्बली कायम करने के लिए भी कहा गया, यानी कि दूसरी वजारत। और ये याद रखें, अब जगह थोड़ी है, अब दूसरी वजारत में मोहम्मद अली बोगरा 1954 में यानी कि 54 में पहली असम्बली खत्म कर दी गई। ठीक उसके कुछ दिनों बाद दूसरी वजारत जो थी ये फिर मोहम्मद अली बोगरा को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि आप दूसरी वजारत कायम करें। फिर दोबारा से नए वजीर और जितने भी नौ वज़रा थे उनमें से उनका इंतखाब जो था मतलब गुलाम मोहम्मद ने किया था। और उसमें सबसे अहम याद रखनी है जी बात, वजीर दिफा। यहाँ एक चीज याद रखें, वजीर दिफा किसको लिया गया था? जनरल अयूब खान जी, जनरल मोहम्मद अयूब खान, इनको वजीर दिफा बनाया गया। याद रखें, वजीर दिफा जनरल मोहम्मद अयूब खान को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा को भी अहम ओहदा सौंपा गया, सिकंदर मिर्जा, जिससे क्या हुआ कि फौज के लिए नई राहें खुल गई हुकूमत साजी के अंदर। ये इन दो बंदों की वजह से, जो कि मल गुलाम मोहम्मद जो थे, इन्होंने फौज का एक रास्ता खोल दिया सियासत में आने का, हुकूमत साजी करने का। तो ये था मोहम्मद अली बोगरा की वज़ारत उज़्मा का हाल। और इनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया था अगस्त 1955 में। जी अच्छा, इसके बाद आते हैं जी, यहाँ एक पॉइंट रह गया है। जी अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट। जी दूसरी दस्तूर साज असम्बली जी, ये पाकिस्तान की कब बनी? फेडरल कोर्ट की फेडरल कोर्ट के फैसले की रोशनी में जी, फैसले की रोशनी में 21 जून 1955 को इंतखाबात हुए। दोबारा इंतखाबात कब हुए? 1955 में जी। फेडरल कोर्ट ने जितने भी फैसले थे वो कलअदम करार दिए और दोबारा जो थी ये वजारत उनकी ख़त्म कर दी। दोबारा इंतखाबात हुए 21 जून 1955 में। तो मुस्लिम लीग फिर जी एक बड़ी जमात बन कर आई, मुस्लिम लीग।
इन्होंने कितनी नशिस्तें हासिल की? 26। इसके बाद जो थी वो बड़ी पार्टियों में कर्शक श्रमिक पार्टी 16 और अवामी लीग 16। और बाकी और जमातें थी, यानी कि सबसे बड़ी जमात आपने याद रखना है वो मुस्लिम लीग थी। फिर दोबारा मुस्लिम लीग ने सीटें जीती और उनकी हुकूमत बनी। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि पहले जो था कि पहली दस्तूर साज असम्बली के अरकान की तादाद कितनी थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में आ जाता है, तो 79 थी। तो दूसरी दस्तूर साज असम्बली में अरकान की यानी कि मेंबर्स की तादाद कितनी थी? और याद रखें अब जो कौमी असम्बली का इसको कहा गया नेशनल असम्बली, जो बोगरा ने फार्मूला पेश किया था, अब ये नेशनल असम्बली के इंतखाबात हुए थे 21 जून 1955 को। नेशनल असम्बली याद रखें, NA के इंतखाबात, कौमी असम्बली के इंतखाबात 1955 में हुए थे और मुस्लिम लीग जीती थी। इसके कुल तादाद कितनी थी? कुल अरकान कितने थे? 80। पहली में 79 थे, ये भी चीज याद रखें जी। पहली दस्तूर साज असम्बली के मेंबर्स की तादाद थी 79 और दूसरी दस्तूर साज असम्बली के अरकान की तादाद थी 80। ये सिर्फ एक का इजाफा हुआ था, ये चीज याद रखनी है, बोलनी नहीं, पेपर में आ जाए तो इसका ख्याल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, मलक गुलाम मोहम्मद का इस्तीफा, जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया, गवर्नर जनरल। और रिजाइन किस तरह दिया? मलक गुलाम मोहम्मद बहुत अरसा बीमार रहे और ये बीमारी की हालत में भी काम करते रहे, लेकिन इनको फालिज हो गया था, ये बहुत कम निकलते थे बाहर, तो फैसले करवाने के लिए इनके पास जाना पड़ता था गवर्नर जनरल हाउस। तो शदीद बीमारी की हालत में जो चौधरी मोहम्मद अली थे, वजीर ख़जाना पाकिस्तान, तो उन्होंने जो गुलाम मोहम्मद थे इनको समझा बुझाकर सबसे पहले 2 माह की छुट्टी ले दी। 2 माह की छुट्टी पर ये चले गए जी। सबसे पहले इनको कैसे राजी किया? 2 माह के लिए छुट्टी मंजूर करवा ली थी गवर्नर साहब की, गवर्नर जनरल की। चौधरी मोहम्मद अली ने समझा बुझाकर 2 माह के लिए इनको कहा कि आप रेस्ट करें, आप अपनी तबीयत का ख्याल करें। तो उसके बाद और कायम मुकाम जो गवर्नर जनरल थे वो किसको बनाया गया? सिकंदर मिर्जा। और सिकंदर मिर्जा बना दिया गया। और फिर इसके कुछ देर बाद 2 माह की छुट्टी के बाद उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, यानी कि उनको मजबूर कर दिया गया कि वो रिज़ाइन कर दें गवर्नर जनरल की हैसियत से। और सिकंदर मिर्ज़ा को पक्का पक्का जी गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये था हमारा मोहम्मद अली बोगरा तक का जो जितना भी सिलेबस था वो हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। कल भी इंशाल्लाह लाइव क्लास होगी। कल भी मैं, क्योंकि कल छुट्टी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सका, तो मैं कल आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है चौधरी मोहम्मद अली, ये कल भी लाइव क्लास ही होगी।